नमस्ते। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम में स्वागत है। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज करौली, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरिराम परिहार जी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज जी। सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत हमने पिछले अध्याय में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का बड़ा ही सारगर्भित अध्ययन किया। इस अध्याय में हम न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी का हम अध्ययन करेंगे। जुडिशरी या न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यायपालिका की राज्य में आवश्यकता क्यों होती है तथा और इसका महत्व क्या है। न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है तथा न्यायपालिका का संगठन कैसा होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धतियां कौन कौन सी हैं तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। साथ ही में हम देखेंगे कि प्रमुख देशों में जो न्यायपालिकाएं हैं उनकी मशीनरी कैसे काम करती है आदि का हम अध्ययन करेंगे। राज्य में न्याय की व्यवस्था करना न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। राज्य में व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनके लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका आधुनिक संवैधानिक शासन की एक अनिवार्य शर्त होती है। यदि किसी देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तो बहुत उत्तम हों, पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं हो तो उस देश के संविधान का कोई अधिक महत्व नहीं होता। वर्तमान समय में व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों पर शासन किया जाता है और इस बात की हमेशा आशंका बनी रहती है कि शासक वर्ग कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर ले। इसलिए सदैव ही एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता रहती है जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों को हल कर सके और शासक वर्ग को उनकी सीमाओं में बांध के रख सके। एक लेखक मैरियट ये कहते हैं कि सरकार के जितने भी मुख्य कार्य हैं उनमें न्याय का कार्य अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों से होता है। चाहे कानून निर्माण की मशीनरी कितनी भी विस्तृत और वैज्ञानिक क्यों न हो, कार्यपालिका का संगठन कितना ही पूर्ण हो, फिर भी नागरिकों का जीवन दुखी हो सकता है और उसकी संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि न्याय में देरी हो जाए या न्याय पक्षपातपूर्ण हो तो। एक अन्य लेखक केंट भी ऐसा ही कहते हैं कि जिस दिन न्याय का दीपक बुझ गया उस दिन अकल्पनीय अंधकार होगा। अर्थात न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। एक लेखक गार्नर भी ऐसा कहते हैं कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के या बिना विधायिका के तो रह सकता है, लेकिन बिना न्यायपालिका के राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। न्यायपालिका केंद्रीय सरकार और इकाइयों की
और इकाइयों की सरकारों को उनकी सीमाओं में रखने का कार्य करती है। और इनमें से कोई भी एक पक्ष संविधान द्वारा निश्चित सीमाओं का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका उनके कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को ही हम न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है। तो न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करके न्याय का कार्य करती है, अपराधों पर नियंत्रण और समाज में सुरक्षा की भावना भी न्यायपालिका ही पैदा करती है। ऐसे अनेक कार्य हैं जो न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं, जैसे अभियोगों का निर्णय, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच तथा व्यक्ति और राज्य के बीच दीवानी और आपराधिक विषयों अर्थात सिविल एंड क्रिमिनल केसेस का निपटारा न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। विधि की व्याख्या, यह न्यायपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है। न्यायाधीश अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या करके नागरिकों को न्याय प्रदान करते हैं। संविधान के विस्तृत निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करके संविधान एवं व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। औचित्य, जिसे हम इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, तो इक्विटी के आधार पर कानूनों का निर्माण न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इक्विटी क्या होती है? कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब कोई निश्चित कानून लागू नहीं होता, तब न्यायाधीश अपने विवेकानुसार निर्णय लेते हैं और ऐसे निर्णयों को न्यायाधीश निर्मित कानून कहते हैं। अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा का कार्य भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। नागरिकों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए जाते हैं। न्यायपालिका को अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करने पर उसके अधिकारों की स्वतंत्रता व सुरक्षा के लिए न्यायालय अनेक प्रकार के लेख अर्थात रिट्स जारी करता है। संविधान का संरक्षण भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। संविधान की धाराओं का क्या आशय है, इसकी व्याख्या करना न्यायपालिका का ही कार्य है। यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य करती हैं तो न्यायालय ऐसे कानूनों को अवैध या अवैधानिक घोषित कर सकती है। कुछ परामर्श संबंधी कार्य भी न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं। अनेक राज्यों में व्यवस्थापिका वहाँ के राज्याध्यक्ष अर्थात हेड ऑफ द स्टेट को अपनी कानूनी परामर्श देती है। इंग्लैंड में न्यायालय से किसी मामले के संबंध में औपचारिक परामर्श मांगने की प्रथा प्रचलित है। भारत में भी राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। न्यायपालिका प्रशासकीय कार्य भी करती है अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होता है कि स्थानीय पदाधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा आंतरिक प्रशासन से संबंधित कार्य भी वह कर सके। अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका और अन्य विविध अर्थात मिसलेनियस कार्य कौन कौन से हैं, अन्य कौन कौन से कार्य न्यायपालिका करती है। जैसे विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के लेख और आदेश जारी करना, विवादों की स्वीकृति देना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना आदि अनेक कार्य हैं। अब हम न्यायपालिका के संगठन की चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि न्यायपालिका का जो संगठन है वो वह न्यायालयों के संगठन की एक प्रणाली पिरामिड के समान होती है। उसके
का इसमें एक स्तर के ऊपर उससे उच्च स्तरीय न्यायालय होता है और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत में सबसे नीचे मुंसिफ न्यायालय, जिसे मुंसिफ कोर्ट भी कहते हैं, उसके नीचे सिविल जज न्यायालय, फिर जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट अपील का अंतिम न्यायालय होता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में 28 जनवरी 1950 को हुई और यह दीवानी और आपराधिक मामले दोनों अलग अलग होते हैं। सामान्य और विशेष न्यायालय भी होते हैं। सामान्य न्यायालयों में हम देखते हैं सामान्य विधि के मामले रखे जाते हैं तथा विशेष न्यायालयों के अंतर्गत सैनिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, श्रम न्यायालय आदि न्यायालय आते हैं। एक चलित न्यायालय, जिसे हम रनिंग कोर्ट भी कहते हैं, यह भी एक न्यायालय का प्रकार है या इसके संगठन में आता है। चलित न्यायालय वो न्यायालय होते हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर न्याय प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें दोहरा न्यायालय या रनिंग कोर्ट के नाम से जानते हैं। कई देशों में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है तथा कई देशों में दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है, जबकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें साधारण न्यायालयों के अतिरिक्त प्रशासनिक न्यायालयों का भी संगठन पाया जाता है। साधारण न्यायालयों में नागरिकों के विवाद का निर्णय होता है, किंतु प्रशासनिक न्यायालयों में नागरिक और सरकार के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक न्यायालयों में न्याय शीघ्र और सुलभ ही मिल जाता है। अतः न्यायपालिका के गठन की अनेक पद्धतियां हैं। प्रत्येक राज्य अपनी ऐतिहासिक परंपराओं, अनुभवों एवं सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल अपनी न्यायपालिका का गठन भिन्न भिन्न पद्धति से करता है। अब हम न्यायाधीशों की नियुक्ति का अध्ययन करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की दुनिया में कौन कौन से तरीके हैं। पूरी दुनिया में न्यायाधीशों की नियुक्ति की 3 पद्धतियां हैं। पहली है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति, अपॉइंटमेंट बाय एग्जीक्यूटिव। अधिकांश देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा की जाती है, लेकिन इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि नियुक्त न्यायाधीश शासक दल का अनुगामी होता है। दूसरा, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। अमेरिका में यह पद्धति पहले प्रचलित थी। स्विट्जरलैंड में भी संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। इसमें दलीय भावना के आधार पर न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। इसलिए अमेरिका में इस पद्धति को धीरे धीरे छोड़ दिया गया है। स्विट्जरलैंड में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण तथा दलगत राजनीति की कठोरता के अभाव के कारण यह प्रयोग सफल हुआ है। तीसरा तरीका, न्यायाधीशों की नियुक्ति मतदाताओं द्वारा भी की जाती है। इस पद्धति का प्रचलन अमेरिका के कुछ राज्यों में, स्विट्जरलैंड के कैंटनों में तथा जापान में पाया जाता है। साधारण जनता को न्यायाधीशों की कानूनी योग्यताओं का ज्ञान नहीं होता है, अतः योग्यतम व्यक्ति चुनावों में सफल नहीं हो पाते और न्यायाधीश नहीं बन पाते। उपरोक्त पद्धतियों में कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली
सर्वाधिक सफल सिद्ध हुई है तथा न्यायाधीशों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता में भी यह प्रणाली अधिक सफल हुई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हम बात करें तो हम देखते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए तथा प्रशासनिक निरंकुशता को रोकने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नितांत आवश्यक है। न्यायपालिका अनेक दबावों जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबावों से मुक्त हो। स्वतंत्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के अनेक तरीके हैं, जैसे न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित हो, उन्हें उचित वेतन मिले जिससे कि वे आर्थिक दृष्टि से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रभावित नहीं हो सके। अतः आर्थिक सुरक्षा न्यायाधीशों की निष्पक्षता की पहली शर्त होती है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर भी सरकार के तीनों अंगों को पृथक पृथक करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अत्यधिक योग्य व्यक्तियों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसी अनेक व्यवस्थाएं हैं जो न्यायपालिका को स्वतंत्र बना के रख सकती हैं। अब हम प्रमुख देशों में न्यायपालिका की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया के देशों में न्यायपालिका कैसे कैसे कार्य करती है, क्या क्या उसके तरीके हैं। ब्रिटेन में न्यायपालिका का हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत 1 अक्टूबर 2009 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 12 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति साम्राज्य द्वारा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होता है। उच्चतम न्यायालय को लॉर्ड चीफ जस्टिस कहते हैं तथा किसी उच्च न्यायिक पद पर 2 वर्ष तथा वरिष्ठ न्यायालयों में कम से कम 15 वर्ष तक कोई व्यक्ति अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट रहा हो, ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाता है। न्यायाधीश का पद ब्रिटेन में स्थायी है, फिर भी 70 वर्ष की आयु तक यह पद धारण किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रस्ताव पारित करके किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब हम अमेरिका की न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। अमेरिका में न्यायपालिका को कांग्रेस के तीसरे सदन के नाम से भी जानते हैं। एक लेखक फाइनर हैं, उनका भी यही मत है। संविधान के अनुच्छेद 3 भाग 1 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। अमेरिका में एक चीफ जस्टिस तथा 9 अदर जस्टिस या 9 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल आजीवन होता है या ड्यूरिंग गुड बिहेवियर सद्व्यवहार तक होता है। 70 वर्ष की आयु के बाद चाहे तो वो त्यागपत्र दे सकते हैं या कांग्रेस महाभियोग द्वारा उन्हें पद से हटा सकती है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को मार्बरी बनाम मेडिसन केस के अंतर्गत सन 1803 में न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है। अब हम फ्रांस की न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। फ्रांस में 2 प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं। पहला साधारण न्यायालय जो नागरिकों के बीच विवादों को निपटाते हैं। दूसरा प्रशासनिक न्यायालय जो नागरिक और सरकार के बीच विवादों का निपटारा करते हैं। फ्रांस में एक संवैधानिक परिषद भी होती है जो
फ्रांस में कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है। इस परिषद की स्थापना इस कार्य के लिए की गई है कि वह कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे तथा इसमें 9 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अब हम कनाडा की न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। कनाडा का उच्चतम न्यायालय विश्व का एकमात्र ऐसा उच्चतम न्यायालय है जो 2 भाषाओं अंग्रेजी और फ्रेंच तथा 2 न्यायिक प्रणालियों जिन्हें विजुअल के नाम से जानते हैं के आधार पर कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 9 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए सुपीरियर कोर्ट अर्थात उच्चतर न्यायालय का न्यायाधीश होना तथा 10 वर्ष तक किसी प्रांत या क्षेत्र में अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक होता है। न्यायाधीश सदव्यवहार तक या 75 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। उन्हें प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी यानी सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। गवर्नर जनरल द्वारा उन्हें पद से हटाया जाता है। ये किसी बात पर विचार करते समय 5 न्यायाधीशों की एक पीठ होती है जो किसी भी केस का समाधान करती है। हम स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है और उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड में 1848 में फेडरल ट्रिब्यूनल कोर्ट की स्थापना की गई थी, लेकिन स्विट्जरलैंड में 1999 में फेडरल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सहित अर्थात एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट सहित 38 न्यायाधीश होते हैं। इनका निर्वाचन संयुक्त संघीय सभा द्वारा 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 70 वर्ष तक ये पद धारण कर सकते हैं। फेडरल सुप्रीम कोर्ट में 19 डिप्टी फेडरल जस्टिस होते हैं और ये पार्ट टाइम काम करते हैं। इनका निर्वाचन संघीय राष्ट्रीय सभा द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड में फेडरल सुप्रीम कोर्ट को सीमित मात्रा में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। तो स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका न्यायिक दृष्टि से उतनी सशक्त नहीं है जितनी कि अमेरिका की न्यायपालिका होती है। अब हम एक साम्यवादी देश चीन की या चाइना की न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। चीन में न्यायपालिका को द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के नाम से जाना जाता है और यह चीन में उच्चतम अपीलीय न्यायालय भी है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं और इनकी नियुक्ति और पदमुक्ति का अधिकार चीन की जो संसद है, जिसे हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं, के द्वारा किया जाता है। तो आज हमने सरकार के अंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंतर्गत न्यायपालिका की आवश्यकता, उसका महत्व, न्यायपालिका के कार्य, उसका संगठन, नियुक्ति की पद्धतियाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के तरीके, प्रमुख देशों में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली आदि का बहुत ही सारगर्भित और सरल अध्ययन किया। नमस्कार।